नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी और व्यापम के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को हर स्टेट के पीएससी और यूपीएससी तक के एग्ज़ाम को कवर करेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मतलब कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मतलब अगर आप लोग राजनीतिक के कारण इस वीडियो को देख रहे हो तो कृपया मत देखो। इस वीडियो में अगर मैंने मान लो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहीं तारीफ होगा तो भी सिर्फ और सिर्फ इतिहासकारों के हिसाब से है, और अगर कहीं बुराई होगा तो भी किसी इतिहासकारों के हिसाब से ही है। यहाँ पर मेरा कोई भी ये नहीं है कि किसी पार्टी का बुराई करना और किसी पार्टी की तारीफ करना। सिर्फ और सिर्फ इसको प्रतियोगी परीक्षाओं में की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बनाया गया है। दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कांग्रेस की स्थापना का मिथक मतलब सच। कांग्रेस की स्थापना क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, पूरा डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना हुआ था दिसंबर 1885 में। कब हुआ है दोस्तों? दिसंबर 1885 में। डेट बता देता हूँ आप लोग को। कांग्रेस की स्थापना हुआ था दोस्तों 28 दिसंबर सन 1885 को। कहाँ पर? इसका मतलब जो पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने किया है? विमोश चंद्र बनर्जी ने। किसने किया है दोस्तों? विमोश चंद्र बनर्जी ने किया था। वो जो पहला अधिवेशन था दोस्तों उसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। बात करें दोस्तों, मेन इस कांग्रेस को बनाने का पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो थे रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर ए.ओ. ह्यूम। याद रखिएगा, कांग्रेस को बनाने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो ये यही है, ए.ओ. ह्यूम ही है। इन्होंने क्या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना के साथ एक सुरक्षा वाल्व का मिथक जुड़ा है। थोड़ा देर बाद बताऊंगा कि ये सुरक्षा वाल्व का मतलब क्या है। पहले ये देख लेते हैं दोस्तों कि ये सच, इसको मिथक बोलते हैं। सच है या झूठ है, दोनों में से एक ही है, लेकिन लगभग सच की तरह मान सकते हो इसको। इसको मिथक कहा जाता है। तत्कालिक वायसराय जो लॉर्ड डफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया था। ऐसा लोग कहते हैं कि डॉफरिन के निर्देश में ह्यूम ने इसका गठन किया था, लेकिन कई इतिहासकार इसे सहमत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ह्यूम ने अपने आप किया था डॉफरिन से कह करके। ये अलग अलग है। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डॉफरिन के निर्देश पर ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया ताकि उस समय भारतीय जनता में पनपते असंतोष के हिंसा को, असंतोष का जो असंतोष भारतीयों में उस समय पैदा हो रहा था दोस्तों, उसको क्या करे, एक हिंसक कार्यवाही भारतीय ना कर सके, उनको रोका जा सके। इसलिए क्या किया गया है, इसका कांग्रेस की स्थापना किया गया है। चलिए आपको चित्र समझा रहा हूं मैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये अंग्रेज हैं और ये भारतीय हैं। तो अंग्रेज क्या करते थे? भारतीयों पर जुल्म करते थे। तो अगर किसी पे आप लोग कंटिन्यू जुल्म करते रहोगे तो एक दिन तक सहेगा ना वो। उसके बाद उसका सब्र का बांध टूटेगा तो क्या करेगा? सीधा का सीधा इनको जान से मार देगा। अब मरता क्या ना करता, ठोक देगा, मार देगा। तो अब अंग्रेज तो ऐसे में खत्म हो जाएंगे ना। तो अंग्रेजों ने एक चाल चली। क्या किया कि उन्होंने कांग्रेस के गठन करवा दिया। इससे क्या होगा, अगर मान लो कोई भारतीय को कुछ परेशानी हो रहा है किसी अंग्रेज से, तो क्या करेगा, आ करके अपने प्रतिनिधि से बोलेगा कि सर मुझे ये परेशानी है, या भाई मुझे ये परेशानी है इस अंग्रेज के कारण, ये मुझ पर ये जुल्म ढा रहा है। तो ये क्या करेंगे, उसको किसी अंग्रेज ऑफिसर को जा करके बोल देंगे कि अगर देखिए आप लोगों ने इस पर रोका नहीं तो क्या करेंगे, वो आपको जान से मार देंगे या कुछ हिंसात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये अंग्रेज लोग सचेत हो जाते थे और उस चीज़ को समझा देते थे, मैटर सॉर्ट आउट हो जाता था। तो मतलब क्या है, कांग्रेस की स्थापना के कारण क्या हुआ, अंग्रेज और ज़्यादा दिन तक हमारे भारत में टिक पाए। नहीं तो अगर जान से मारना की कार्रवाई शुरू हो जाती जैसे 1857 में शुरू हो गया था तो इन लोग तो कब के ख़त्म हो जाते ना। तो कह सकते हैं जो कांग्रेस है, भारतीय की परेशानी अंग्रेजों को बताता था, जिससे क्या हो, विद्रोह ना हो। क्या होगा इससे? विद्रोह नहीं होगा। और ये जो कांग्रेस में लोग थे दोस्तों, तो कांग्रेस में जो भी लोग होंगे वो भारतीय ही होते थे। अंग्रेज लोग, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज कांग्रेस के नेता बन जाएंगे, नहीं, कांग्रेस के नेता भारतीय लोग ही बनेंगे। तभी तो, अगर वो भारतीय रहेगा तभी तो उससे जा करके बोलेगा ना। नहीं तो कोई भारतीय के पास जाएगा, अंग्रेज के पास जा करके शिकायत करेगा तो उन लोग, एक पूरा भाईचारा का भावना आ जाए। और पूरा का मतलब कांग्रेस को बनाने का मतलब अंग्रेजों का यही था कि हम कैसे ज़्यादा दिन तक और भारत में सर्वाइव कर सके और भारत की जनता का समझ जाओ खून चूस सके। सीधी सी बात है।
आगे देखते हैं दोस्तों, सुरक्षा वाल्व का जो मैं आप लोग को बात बताया था, तो इसको जो कांग्रेस को कहा जाता है सेफ्टी सेफ्टी वाल्व, या इसी को सुरक्षा वाल्व भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, सेफ्टी वाल्व का मतलब क्या है, जैसे अगर हम लोग कुकर में अगर खाना बना रहे हैं, तो खाना पकता है तो क्या होता है, उसमें गैस बनता है। जैसे मान लीजिए चावल पका रहे हैं तो क्या होगा, उसमें गैस बनेगा। तो ये गैस क्या है, एक ही बार में गैस नहीं बनता है, धीरे 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 जैसे जैसे आँच दोगे, गर्म करोगे, तो वैसे वैसे धीरे धीरे स्टीम बनता है उसमें। तो वैसे ही भारतीयों में क्या है, एक ही दिन में अब किसी के बारे में खुन्नस पैदा नहीं होता है, वो धीरे धीरे पनप रहा है, धीरे धीरे क्या है दोस्तों, पनप रहा है। और वही जो गैस है वो समझिए भारतीयों में असंतोष की ज्वाला है। क्या है वो, असंतोष की ज्वाला है। अगर ये कुकर में सीटी नहीं होता तो क्या होता दोस्तों, कुकर एक दिन फट जाता, कुकर क्या होता, फट जाता। लेकिन यही सेफ्टी वॉल्व मतलब सीटी होने के कारण क्या होता है, जब इसमें ज़्यादा मात्रा में गैस होती है तो बाहर निकल जाता है सीटी से, ठीक है ना। तो वैसे ही है, अगर मान लीजिए भारतीयों का असंतोष हो रहा है तो वो जा करके कांग्रेस को बोल देंगे, और कांग्रेस क्या है, उसको इनके असंतोष को चुपचाप निकालने का काम करेंगे। मतलब क्या है, भारतीयों को शांत करने का कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस, सिर्फ और सिर्फ वही काम था उस समय कांग्रेस का। कांग्रेस के लिए अगर बोले तो पहले प्रमुख कौन था, तो ब्रिटिश सरकार थी, और दूसरा क्या था दोस्तों, भारतीय लोग थे। मतलब कांग्रेस का जब गठन किया गया था तो वो कांग्रेस जो थी अंग्रेजों की हिमायती थी, वो अंग्रेजों का भला चाहती थी, ना कि भारतीय लोगों का। इसी बहाने भारतीयों का भला हो जाता था। ये गलती था कि उसी बहाने क्या था, भारतीयों का भला हो जा रहा था, लेकिन कायदे से वो नहीं चाह रहे थे। वो उनका एक ही मकसद था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार का भला हो, ऐसा कहा जा सकता है। दोस्तों, यंग इंडिया पत्रिका में सन 1916 में लाला लाजपत राय ने अपने लेख में लिखा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। देखिए, ये सब एग्जाम में पूछता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, तो यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने लिखा है ऐसा। बात करें रजनीपाल दत्त, इनके अनुसार कांग्रेस सरकार की सीधी पहल और मार्गदर्शन के द्वारा कांग्रेस अस्तित्व में आया था। मतलब क्या है, कांग्रेस को लाने में सीधा सीधा गवर्नमेंट ही मददगार थी, गवर्नमेंट ही चाहती थी कि कांग्रेस आए, ऐसा रजनीपाल दत्त ने कहा है। बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक एम एस सोलवलकर जो कि 1939 में, इन्होंने क्या कहा है, हिंदुओं को विराष्ट्रीयकरण के रास्ते पर ले जाने के लिए ह्यूम कॉटन और बेडरबर्ग के द्वारा 1885 में तय की गई नीतियों की जिम्मेदारी थी। मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया है, एम एस सोलवलकर ने कहा है कि हिंदुओं को विराष्ट्रीयकरण, मतलब क्या है, अब वो राष्ट्रीयकरण नहीं, विराष्ट्रीयकरण के ओर ले जा रहे हैं। ह्यूम कॉटन और बेडरबर्ग, इन्होंने एक जालसाजी किया हुआ है, ऐसा एम एस सोलवलकर ने कहा था। बात करें दोस्तों, जो उदारवादी सी एफ एंड्रूज थे और जो गिरिजा मुखर्जी थे, इन्होंने भी 1938 में प्रकाशित भारत में कांग्रेस का उदय और विकास में सुरक्षा वाल्व की बात की है। सुरक्षा वाल्व की बात मतलब कि क्या है, कांग्रेस को गठन करने से अंग्रेजों को फायदा ही था, इस बात को भी सी एफ एंड्रूज ने और गिरिजा मुखर्जी ने सहमत हैं इस बात से। उन्होंने इस बात पर का संतोष था कि इससे व्यर्थ का खून खराबा को टालने में मदद मिली। देखिए दोस्तों, अब कांग्रेस है तो क्या हो रहा था, भारतीयों में जो हिंसा हो रहा है उसको क्या कर रहे हैं, उन लोग दबा दे रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई अंग्रेज किसी पर जुल्म ढा रहा है तो वो जा करके बड़े अंग्रेज अधिकारियों को करेंगे या मोर्चा निकालते थे, जिससे क्या होता था, अंग्रेजों को पता चल जाता था कि हाँ भारतीयों को कुछ परेशानी हो रही है, तो उस परेशानी को दबा देते थे, जिससे क्या भारतीय भी खुश कि अरे हाँ चलो, ऐसा करने से, जुलूस निकालने से या जो भी करने से क्या हो रहा है, हम पे जुल्म नहीं हो रहा है, अब वो चीज़ नहीं हो जा रहा है, वो अंग्रेज डर जा रहा है। तो उन लोग खुश हो जाते थे कि चलो अब थोड़ा हमको जुल्म तो नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा था, खून खराबा नहीं हो पा रहा था, ना ही तो कोई भारतीय किसी अंग्रेज को जान से मार रहा था और ना ही तो कोई अंग्रेज किसी भारतीय को जान से मार रहा था, क्योंकि मैटर सॉर्ट आउट कर देते थे कांग्रेस वाले। तो इससे क्या हुआ था, खून खराबा कम से कम टल गया था। बात करें दोस्तों, आखिर ह्यूम ने ये कांग्रेस की स्थापना की क्यों। कांग्रेस की स्थापना नहीं करता तो भी तो अच्छा खासा गवर्नमेंट चल रहा था ना अंग्रेजों का। तो ह्यूम को क्यों जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों कि वो कांग्रेस की स्थापना करे, तो उसके लिए उसको एक गोपनीय रिपोर्ट मिला था। क्या रिपोर्ट मिला था दोस्तों, गोपनीय रिपोर्ट मिला था। जब ह्यूम 1878 में शिमला में था, कहाँ पर था दोस्तों, शिमला में था उस समय ह्यूम, राजस्व अधिकारी था उस समय वो। तो उनको एक 7 खंड वाला रिपोर्ट मिला। याद रखिएगा कितने खंड वाले रिपोर्ट थे, 7 खंड वाले रिपोर्ट थे। और इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिसको पढ़ के ह्यूम को लगा कि भारतीय जनता हिंसक होने वाली है। क्या होने वाली है दोस्तों, हिंसक होने वाली है, और वो बहुत ही जल्द अंग्रेजों को क्या करेगी, जान से मार देगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो।
विद्रोह द्वारा अंग्रेजों को मारने वाली है। और देखिए इस बात को हमको पता कैसे चला कि हाँ ये जो ह्यूम था उसको 7 खंड वाला रिपोर्ट मिला है। तो ये जो बेडरबर्ग था दोस्तों, बेडरबर्ग ने ए ओ ह्यूम की जीवनी लिखी है। तो अगर ए ओ ह्यूम की जीवनी किसने लिखी है पूछेगा तो कौन सा आ जाएगा, बेडरबर्ग ने लिखा है। और उन्होंने जो लिखा था लिखी जो 1915 में प्रकाशित हुई। वो कब प्रकाशित हुआ है, 1915 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें सबसे पहले इस रिपोर्ट की चर्चा हुई है कि हाँ ह्यूम को क्या मिला था, एक गोपनीय रिपोर्ट मिला था दोस्तों। और ये जो बेडरबर्ग ने जो ह्यूम की जीवनी लिखी है उसके पेज नंबर 80 से 81 में ये चीज़ छपा हुआ है। किस पेज नंबर में छपा है दोस्तों, 80 से 81 पेज में इस गोपनीय रिपोर्ट के बारे में छपा हुआ है दोस्तों। बात करें 1933 में गुरुमुख निहाल सिंह ने सरकारी रिपोर्ट कहा था। अब इस रिपोर्ट को किसने क्या क्या कहा है तो ये देख लेते हैं। गुरुमुख निहाल सिंह ने इसको क्या कहा है, 1933 में सरकारी रिपोर्ट कहा है। CF एंड्रयूज और गिरजा मुखर्जी ने इसे CBI रिपोर्ट कहा है। कोई इसको सरकारी रिपोर्ट कहता है, कोई इसको CBI रिपोर्ट कहता है, कोई इसको रजनीपाल दत्त ने इसको क्या कहा था, पुलिस रिपोर्ट कहा था। मतलब क्या है, इन सभी चीज़ों से अपने को ये पता चलता है कि हाँ अंग्रेज़ों ने बहुत सारे लोगों को फैला दिया होगा और भारतीयों से जाकर पूछते होंगे कि क्या भैया आपको असंतोष है क्या, हाँ हाँ मुझे असंतोष है। तो असंतोष है तो क्या करोगे, ठोक देंगे। ऐसा करके ये गुरुमुख निहाल जी का, एंड्रयूज और मुखर्जी जी का और रजनीपाल दत्त के हिसाब से कहा जाता है। लेकिन मेन जो मुद्दा था वो कुछ अलग ही था। इनको सरकारी रिपोर्ट कहा था, CBI रिपोर्ट कहा है, पुलिस रिपोर्ट कहा है, लेकिन किसी को भी ये नहीं मिला था। अगर ये रिपोर्ट था तो इसका पूरा पूरा छानबीन हुआ होगा और वो क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए ना। जब अंग्रेज गए तो हमको मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं है। वो रिपोर्ट क्या हो, मिली ही नहीं। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं अच्छा नहीं मिला है क्या, हाँ तो कोई बात नहीं, अंग्रेज जाते समय जला दिए होंगे या अपने साथ लेकर के चले गए होंगे। अब अलग अलग इतिहासकार हैं, अलग अलग अपना बात कह देते हैं। लेकिन ये तो बात हुई, ना ही तो ये सरकारी रिपोर्ट था दोस्तों, ना ही CBI रिपोर्ट था, ना ही तो पुलिस रिपोर्ट था। तो बात करें कि इस रिपोर्ट को बनाया किसने था, तो चलिए देखते हैं कि इस रिपोर्ट को बनाया किसने है। लेकिन याद रखिएगा इस रिपोर्ट को गुरुमुख निहाल ने सरकारी रिपोर्ट कहा है, एंड्रयूज और गुरिजा मुखर्जी ने इसको CBI रिपोर्ट कहा है और रजनीपाल दत्त ने इसको पुलिस रिपोर्ट कहा है। इस रिपोर्ट को देखिए दोस्तों, आखिर ये रिपोर्ट बनाया किसने था, तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब लॉर्ड लिंटन वायसराय थे तब ह्यूम धार्मिक गुरुओं के संपर्क में आए थे। देखिए लॉर्ड लिंटन के समय ही ह्यूम क्या था, धार्मिक गुरुओं के संपर्क में आ गए थे। और ये कैसे आए थे, तो सन 1881 में ह्यूम जो थे वो बालवत्सकी, एक मादाम बालवत्सकी के प्रभाव में आए थे। ये एक आदमी था समझ जाइए। इसने क्या किया था, ह्यूम को बताया कि अलौकिक शक्ति रखने वाले गुरुओं महात्माओं से उसका जान पहचान है। मतलब क्या है, ये जो मादाम बालवत्सकी है ये बहुत सारे ऐसे गुरुओं को जानता था जो कि क्या है दोस्तों, बहुत ही अलौकिक गुरु है। मतलब वो सब कुछ जान जाते हैं ऐसे। तो ह्यूम को इस सब पर विश्वास नहीं होता था। वही मादाम ने ही कहा था कि ये जो महात्मा है ये गुप्त रूप से तिब्बत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं दोस्तों, तिब्बत में रहते हैं और अपनी अलौकिक शक्ति के चलते दुनिया के किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। और मादाम बालवत्सकी ने महात्मा होमीलाल सिंह से ह्यूम का संपर्क कराया था। ये जो महात्मा होमीलाल सिंह है दोस्तों, उससे ह्यूम का संपर्क इसने करवाया था, मादाम बालवत्सकी ने। अब क्या है, जो 1857 का क्रांति हुआ था ना, उसको दबाने में भी इन्हीं महात्माओं ने इनका बहुत ज़्यादा मदद किया था, ऐसा कहा जाता है। जिससे क्या हुआ था, ह्यूम को उन पर विश्वास बढ़ गया था, उनकी आस्था बढ़ गई थी कि हाँ ये क्या है, हमारा कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं और ये जो भी बोल रहे हैं वो सच है। कई सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जिससे ह्यूम को क्या हो गया था, विश्वास हो गया था इन महात्माओं पर। तो 1883 में क्या होता है दोस्तों, मादाम और बालवत्सकी और ह्यूम का झगड़ा हो जाता है। मतलब क्या है, इन दोनों मादाम बालवत्सकी और ह्यूम क्या है अब अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन क्या है, महात्माओं और गुरुओं के प्रति ह्यूम की अब श्रद्धा बन जाती है। क्या है, वो जो 1857 की क्रांति हुआ था उसमें दबाने में इन महात्माओं ने बहुत ज़्यादा रोल अदा किया था। तो इससे क्या है, ह्यूम को उस पर श्रद्धा बढ़ जाती है। तो दिसंबर 1883 में रिपन को तथा 1888 को डॉफरिन को इस बारे में उसने बताया था। 1883 में क्या किया था उसने, लॉर्ड रिपन को बताया और 1888 में फिर क्या है, अगले वायसराय जो बने डॉफरिन को इसके बारे में बताया था कि अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में हिंसक भावना पैदा हो रही है, इसको रोकना होगा, कुछ करें। तो उस समय जो अंग्रेज थे कोई मानता नहीं था इनके बात को, क्योंकि अंग्रेज थे तो वो किसी महात्मा को नहीं मानते थे। तो ह्यूम ने फिर भी क्या किया, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए महात्माओं को मदद लेना शुरू कर दिया और मदद लेते ही रहता था। डॉफरिन जो कि वायसराय था बार बार ह्यूम से कहता था कि आखिरकार उनके पास क्या सबूत है कि भारतीय उन पर हमला करेंगे। तब ह्यूम ने डॉफरिन से कहा था कि 7 खंडों की रिपोर्ट उन्हें महात्माओं ने ही दी है।
क्या है, ये जो 7 खंडों की रिपोर्ट है वो महात्मा ने दी है, और अगर आप लोग अपना सर्वे करवा लो उसमें भी यही चीज़ मिलेगा। तो इससे क्या होता है, डॉक्ट्रिन को भी यकीन हो जाता है। फिर दोस्तों 1882 में क्या होते हैं, वो जो ह्यूम है वो सेवानिवृत्त होने के बाद ह्यूम जो थे भारतीय जनता से राजनीति से में हिस्सा लेने के लिए अपील करने लगे। अब वो लोगों से कहने लगे कि आप राजनीति में भाग लीजिए, राजनीति में भाग लीजिए आप। उन्होंने सुझाव दिया कि राजनीतिक सुधार आंदोलन चलाया जाए, सामाजिक सुधार आंदोलन नहीं। देखिए सामाजिक सुधार करोगे तो क्या है, भारत में कहीं हिंदू है, कहीं मुसलमान है, कहीं सिख है, कहीं ईसाई है, तो हर चीज़ का धर्म अलग है और मानते अलग अलग चीज़ों के हैं। तो अगर आप लोग सामाजिक सुधार करने जाओगे तो आप हिंदू को खुश करोगे तो मुसलमान दुखी हो जाएंगे, मुसलमान को खुश करोगे तो हिंदू दुखी हो जाएंगे। तो आप ऐसा मत करो, सामाजिक सुधार मत करो, आप राजनीतिक सुधार करो। ये कहना था ह्यूम का। तो कांग्रेस ने दोस्तों याद रखिएगा कभी भी सामाजिक सुधार पर काम नहीं किया है, वो हमेशा राजनीतिक सुधार पर काम करती थी। और उसके लिए वो कहीं भी, चलिए उसको मैं बाद में बताऊंगा। 1885 में डफरिन ने बम्बई के गवर्नर लॉर्ड रे को लिखा था। अब देखिए 1885 में क्या है, इसकी स्थापना हो चुका है ना कांग्रेस का। तो ये लिखता है ह्यूम की कांग्रेस से सावधान रहिए। लॉर्ड रे को इन्होंने लिख दिया है, डॉफरिन ने बम्बई के गवर्नर लॉर्ड रे को लिखता है कि ह्यूम की कांग्रेस से आप सावधान रहिए। और मई 1888 में रॉ फिर से उसको रिप्लाई देते हैं कि डॉफरिन को सावधान किया क्या है, रे ने डॉफरिन को सावधान किया कि ह्यूम एक ऐसे संगठन के केंद्र हो गए हैं जो भारत में स्वदेशी भावना जागृत करना चाहता है। मतलब क्या है, स्टार्टिंग में तो इन्होंने बनाया किसके लिए था, अपने ही फायदे के लिए, लेकिन अब वो अंग्रेजों के लिए ही नुकसानदायक हो गया था। कांग्रेस क्या हो गया, कांग्रेस अंग्रेजों के लिए ही नुकसानदायक हो गया था। ह्यूम जो है प्रशासन का चरित्र बदलना और भारतीय जनमत में के प्रति ज़्यादा उत्तरदायित्व बनना चाहते थे। अब क्या है, अब ह्यूम का चेंज हो गए। ह्यूम क्या है, अब कांग्रेसों के लिए मतलब भारतीयों के लिए वो ज़्यादा अच्छे हो गए और अंग्रेजों के लिए थोड़ा सा हानिकारक हो गए थे वो। डॉफरिन का मानना था कि वे ह्यूम मतलब भारत में आयरलैंड जैसा क्रांतिकारी विद्रोह आंदोलन चलाना चाहते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है अंग्रेजों के लिए। दोस्तों मई जून 1886 में डॉफरिन ने ह्यूम को धूर्त, पागल, बेईमान कहा। क्या कहा, अब डॉफरिन के समय ही हो रहा था, लेकिन अब डॉफरिन का पद मतलब वो अंग्रेजों के साइड छोड़ दिया था ह्यूम ने। तो डॉफरिन उसको क्या बोलता है, तू धूर्त है, पागल है, बेईमान है, क्योंकि वह क्या कर रहा था, अब हिंदुस्तान में होम रूल लीग का मुख्य प्रेरक हो गया था। अब वो होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट कर रहे थे ह्यूम। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। अब आगे देखते हैं एक अगला मुद्दा कि ये अचानक से नहीं किया गया है, कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। 1860 और 1870 के दशक में भारतीयों में पनपता राजनीतिक चेतना की पराकाष्ठा थी। ये 1860 और 70 से ही के जो 1860 और 70 के दशक में क्या होता है, भारतीयों में अब राजनीतिक चेतना की पराकाष्ठा जाग गई थी। दोस्तों अब ये जो कांग्रेस स्थापना की है तो इनका मांग क्या था। अब कोई भी नेता बनेंगे तो पहले अपना वो रखते थे ना, हाँ मैं जीत गया तो मैं फलाना कराऊंगा, ठिकाना कराऊंगा, ऐसा काम। तो वैसे ही राष्ट्रीय कांग्रेस अगर बना है तो क्यों बनाए थे, तो इनका कुछ मांग था कि आयातित सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क में कमी ना करें। क्या है, अगर आयात कर रहे हो सूती वस्त्र को तो उसमें आयात शुल्क में कम मत करो। हथियार रखने का अधिकार दो, हम भी हथियार रखेंगे। क्या है, जो आर्म्स एक्ट था उसमें कह दिया गया था कि भारतीयों को हथियार रखना गैर कानूनी है। तो उसमें क्या कहा गया कि भैया हमको हथियार रखने का अधिकार दो, प्रेस की आज़ादी दो। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, तो इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इसके भी विरोध किया गया था, प्रेस की आज़ादी मतलब छीन ली गई थी भारतीयों से, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत ही हुआ था ये चीज़। इसको गला घोट अधिनियम भी कहा गया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गला घोट अधिनियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये भारतीय भाषा के प्रेस से संबंधित था। किसके संबंधित था, तो भारतीय भाषा के जो प्रेस थे उससे संबंधित था। ये वायसराय लॉर्ड लिंटन के समय आया था। किसके समय आया दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पर आया है, तो लॉर्ड लिंटन के समय पर आया है। और लॉर्ड लिंटन दोस्तों अत्यंत लोकप्रिय वायसराय थे, सबसे अलोकप्रिय अगर वायसराय पूछेगा दोस्तों तो कौन आएगा, लॉर्ड लिंटन। मैं आप लोगों को वायसराय अलग से बताऊंगा, पूरा डिटेल में रहेगा, ट्रिक से रहेगा, आराम से याद हो जाएगा, कभी बताऊंगा वायसराय का ट्रिक, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, याद हो जाएगा। उनकी अगली मांगे थी कि सेना पर खर्च कम करो और जहां पर प्राकृतिक आपदाएं के शिकार लोग हैं उनकी सहायता में ज़्यादा राशि पर खर्च करो।
सेना पर पैसा कम खर्च करो। प्रशासनिक सेवा में भारतीयकरण करो, मतलब क्या है, प्रशासनिक सेवा में भारतीयों को भी जाने का मौका दिया जाए। अर्धसैनिक बलों एवं स्वैच्छिक संगठनों में भारतीयों को शामिल किया जाना चाहिए। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों पर आपराधिक मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देना चाहिए। देखिए, भारतीयों पर जो जुल्म हो रहा है उस पर तो अंग्रेज फैसला दे रहे हैं, तो भैया अंग्रेज जो भारतीयों पर जुल्म कर रहे हैं तो अंग्रेजों पर भी तो हम भारतीयों को फैसला देने का दो ना अधिकार। तो इसके लिए आया था दोस्तों 1883 का इल्बर्ट बिल। क्या आया है? 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपीय जातियों के मामले में निर्णय देने का अधिकार दिया गया था इस इल्बर्ट बिल में। इसका बहुत आलोचना हुआ था ब्रिटिश जनमत में के द्वारा, बहुत इसका विद्रोह किया गया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इसको फिर से क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया था। मतलब क्या है, अंग्रेजों के ऊपर कोई भारतीय न्यायाधीश फैसला नहीं सुना सकता है, जबकि कांग्रेस वालों ने मांग किया कि नहीं, हमको सुनाने का अधिकार दो। अंग्रेज उसी दल को वोट दे जो भारतीय हितों का ख्याल रखे। मतलब ऐसा नहीं है कि अंग्रेज अपने मन से अपने ही चापलूस लोगों को बना दे किसी को भी नेता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मांग था। अब कांग्रेस का बन गया तो उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई वो देखते हैं दोस्तों। तो राजनीति में नए युवा वर्ग का ने नया संगठन बनाया था। उन्होंने कहा कि पुराने संगठन जो है दकियानूशी हो गए हैं। क्या हो गए हैं? पुराने संगठन दकियानूशी हो गए हैं, वो अंग्रेजों के चमचे हो गए हैं। तो इसलिए नए युवा वर्ग आए और उन्होंने अपना नया नया दल बनाया। देखते हैं क्या क्या नया दल बना था दोस्तों। 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। तो इंडियन एसोसिएशन का गठन कब हुआ है? 1876 में। कहाँ हुआ है? बंगाल में। और किसने किया है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया है। बात करें दोस्तों मद्रास में, तो मद्रास के जो युवा नेता थे M.V. राघव चेरियार, क्या नाम है इनका? M.V. राघव चेरियार और जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, ये याद रखिएगा, पी आनंद चार्लू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ने 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया है। मद्रास महाजन सभा का गठन किसने किया है? पी आनंद चार्लू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, M.V. राघव चेरियार, इन लोगों ने किया है। कहाँ किया है? तो मद्रास में किया है। अब देखिए दोस्तों, कांग्रेस का गठन हुआ, इस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें कही थी। क्या कहा था वो देख लेते हैं। तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अन्य नेताओं ने कहते थे कि भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। उस समय क्या कहा गया? कांग्रेस जब बन गया तो भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि भारत में बड़ी भिन्नताएं हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर सामाजिक रूप से अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अतः बड़ी सावधानी के साथ राष्ट्रीय एकता को प्रेरित या पोषित करना होगा। लोगों में राष्ट्रीय एकता का अगर भावना हमको जागृत करना है तो बड़ा सोच समझ के करना होगा, कहीं किसी भी धर्म वाले को चोट ना लग जाए। दोस्तों, कांग्रेस के काम करने का तरीका देखते हैं। राष्ट्रीय भावनाओं को सभी क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए कांग्रेस के अधिवेशन देश के विभिन्न हिस्सों में किए गए। और देखिए, अगर मान लो आपका गांव है, वहाँ पर आपके गांव वाले को ही अध्यक्ष बना दूंगा, तो क्या आप सुनोगे? अरे बचपन से तो उसी को सुनते आ रहे थे, आप क्या सुनोगे? उसकी इज्जत भी नहीं करोगे। अध्यक्ष है तो क्या होगा? तो क्या करते थे, ये जो अध्यक्ष होता था दोस्तों, वो दूसरे राज्य का होगा या दूसरे क्षेत्र का होगा। तो क्या होता था, अब दूसरे जगह का कोई आदमी आकर बोलता था, अरे हाँ बाहर से एक आदमी आया है, हाँ चलो उसकी बातें सुनेंगे, तो लोग उसकी बातें सुनने जाते थे। इसी कारण जाते थे। इसी कारण से क्या किया था कांग्रेस वालों ने, जो अध्यक्ष होता था उसी क्षेत्र का नहीं रखते थे, क्योंकि लोग उसकी सुनेंगे नहीं। अगला था 1888 के अधिवेशन में तय हुआ कि हिंदू या मुस्लिम प्रतिनिधि के बड़े हिस्से को आपत्ति होने पर प्रस्ताव पारित नहीं होगा। मतलब हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसमें अगर मान लीजिए ज़्यादातर हिंदू दुखी हैं या ज़्यादातर मुस्लिम दुखी हैं, क्योंकि ऐसा अगर किया गया तो हम लोग आपस में ही लड़ाई वड़ाई स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, 1899 में एक प्रस्ताव में कहा गया था कि जहां अल्पसंख्यक मतलब या तो पारसी, ईसाई, हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, मतलब जहां पर वो कम मात्रा में होंगे, वहां काउंसिल में उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या आबादी के अनुपात से कम नहीं होगा। मतलब जितनी उनकी आबादी है उससे कम नहीं रखेंगे। और दोस्तों, अल्पसंख्यक से संबंधित कौन सा अधिवेशन था? तो 1899 का अधिवेशन था। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या क्या। दोस्तों, राष्ट्रीय कार्यक्रम में कांग्रेस का मेन मतलब दूसरा लक्ष्य था कि विभिन्न भागों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक मंच देना। अब देखिए, आप लोगों को तो कलेक्ट तो कर ले रहे हो कि हाँ तुम नेता 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 हो, लेकिन अल्टीमेटली उनको काम कैसे करवाया जाए, तो एक मंच देना था उनको, जहां वह इकट्ठा होकर अखिल भारतीय स्तर पर गतिविधियां चला सके। मतलब अब वहां से पूरे के पूरे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का स्टार्ट किया जा सके। ये कांग्रेस अब यहाँ से देश के लिए सोचना शुरू कर दिया है।
दोस्तों जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, और ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में। तो दादा भाई नौरोजी ने कहते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने आप को सिर्फ उन सवालों तक ही सीमित रखना चाहिए जो सवाल पूरे राष्ट्र से जुड़े हों, और जिन सवालों पर सीधी भागीदारी की गुंजाइश हो। मतलब ये नहीं है कि आप पड़ोस में ये हो रहा है, पड़ोसी कचरा फेंक रहा है मेरे घर में, इस सभी मुद्दे को मत लाओ भैया, जहाँ राष्ट्र की बात होगी उन पर बात करो। तो दादा भाई नौरोजी ने ये कथन कहा था। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, कांग्रेस ने कभी भी सामाजिक सुधार पर सवाल नहीं उठाए। कांग्रेस ने सामाजिक सुधार पर कभी सवाल नहीं उठाया है, उसने हमेशा राजनीतिक सवाल पर ही सुधार उठाया है, राजनीतिक सुधार पर ही बात किया है। अब देखिए, कांग्रेस को एक नेतृत्व की तलाश थी। अब एक मेन नेता तो हो, नेता मतलब सीधी सी बात है अध्यक्ष समझिए, जिसके अंडर में सब लोग काम करें। बिना नेता के कोई भी काम नहीं हो सकता, एक लीडर चाहिए ही चाहिए। तो इनकी नेतृत्व की तलाश में देखते हैं दोस्तों हम लोग, राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के लिए पहली जरूरत थी एक सशक्त राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व की। तो ग्रास्मी जो कि इटली के मार्क्सवादी थे, ग्रास्मी ने इसे आंदोलन के मुख्यालय की संज्ञा दी है। तो कांग्रेस है दोस्तों, एक प्रकार का मंच मिल गया है लोगों को, क्या मिल गया है? एक मंच मिल गया है कांग्रेस। और इटली के मार्क्सवादी ने इसको क्या कहा था? आंदोलन का मुख्यालय कहा है कांग्रेस को। दोस्तों 1885 में कांग्रेस से पहले मार्च में जारी पर्चे में लिखा था, मतलब आपको कुछ अगर आंदोलन करना था या कुछ मार्च करना रहता था तो उस समय क्या एक पर्चा जारी करते थे ना, तो उस पर्चे में लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना का लक्ष्य यह है कि राष्ट्रीय उत्थान में लगे तमाम उत्साही कार्यकर्ताएं एक दूसरे को क्या है समझ सकें। मतलब क्या है, जो जो राष्ट्रीय कांग्रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या है एक दूसरे को समझ सकें। ये नहीं है कि तुम, अब देखो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अगर हमारा दुश्मन अंग्रेज है तो हम उसको समझ तो जाएं, हम अपने दोस्तों के साथ मिल करके उसके दुश्मन जो हैं उनके साथ मिल करके उस पर वार करें ना। ये था अल्टीमेटली अपने दादा भाई नौरोजी का लक्ष्य। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि राजा जो होती है वो जनता के लिए, राजा जो है वो जनता के लिए बना है, जनता जो है वो राजा के लिए नहीं बनी है। मतलब राजा की खुशामद जनता नहीं करेगी, जनता की खुशामद राजा करेगा। मतलब एक लोकतंत्र की बात करना स्टार्ट हो गया है अब यहाँ से दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो अभी वहाँ पर जो अध्यक्ष तो यही है दादा भाई नौरोजी। अब अगला वीडियो में हम लोग कांग्रेस का पूरा डिटेल देखेंगे। अब यहाँ से कांग्रेस युग ही शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के बारे में आप लोगों को पूरा बताऊँगा, पूरा डिटेल में बताऊँगा दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर पसंद नहीं आया तो मत करिएगा शेयर, मत करिएगा लाइक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जैसे कोई वीडियो डालूँ आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिले तो आप लोग मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आप लोग को जो हाँ वीडियो देख रहे हो उसके नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल का आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा तुरंत का तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, बाय।